तो बच्चों क्षारीय माध्यम में कैसे संतुलित करना है वो जरा हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को C4H14O6 -2 प्लस ClO3 माइनस गिव्स CO3 -2 प्लस Cl माइनस। अभी यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। तो सबसे पहले C4H14O6 -2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 14 -12 इज इक्वस टू, ठीक है, इज इक्वस टू कितना हो जाएगा अपने पास। अच्छा इधर 4 दिया हुआ है अपने को, तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4x प्लस 4 -12 इज इक्वस टू -2, तो हो जाएगा 4x -8 इज इक्वस टू -2। 4x इज इक्वस टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/4, यानी कि कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 6 1.5। तो कितनी आ रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की 1.5। बहुत ही एक्सेप्शनल है, रेयर ही ऐसी आती है। यहाँ पे क्लोरीन की कितनी हो गई बच्चों, प्लस की 5 हो गई। यहाँ कार्बन की कितनी हो जाएगी अपनी, प्लस की 4 हो जाएगी। और यहाँ क्लोरीन की कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब यहाँ कार्बन 1.5 से कितना जा रहा है बच्चों, 4 जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है जरा चेक करते हैं भाई। 1.5 से 4 कितना हो गया, ये तो 2.5 हो गया सीधा सीधा, है ना। और टोटल 4 एटम है तो 4 × 2.5 कर लेते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। और यहाँ क्लोरीन जो है वो +5 से कितना आ रहा है, -1, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैं बैलेंस कर रहा हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 5 और 3, यहाँ 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा। तो ये हो गया बच्चों 3 C4H4O6 -2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ClO3 माइनस गिव CO3 -2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये हमने क्या किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर यहाँ तक। अभी हमको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है। तो ये हो जाएगा 4 3 12 कार्बन। तो यहाँ हमने क्या किया, 12 कार्बन से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमने एक बार इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जिन जिन के साथ, यानी रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के साथ में, तो वहाँ पे हमें कुछ और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, वहाँ पे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो 12 CO3 -2 हो गया उधर, और क्लोरीन कितना हो गया 5, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे बच्चों, 5। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे हमारे क्या हो चुके हैं, अभी तक बैलेंस हो चुके हैं। अगली स्टेप में हमें क्या बैलेंस करना है बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर को ऐड करके। तो यहाँ देखते हैं हम वाटर ऑक्सीजन कितने हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 से 18 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और 5 3 जा 15 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो 8 और 5 13, और 1 2 3 33 ऑक्सीजन टोटल रिएक्टेंट की तरफ हैं। और इधर कितना हो जाएगा 12 3 जा 36, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं रिएक्टेंट में क्या करूंगा, 3 H2O ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने 3 H2O क्या किया बच्चों, ऐड कर दिया। अब ये H2O ऐड करने के बाद में अगली स्टेप हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो हाइड्रोजन में किससे बैलेंस करता हूँ, H+ से। तो ये जाएगा 4 3 जा 12 हाइड्रोजन इधर हो गए, और उधर की, अच्छा 12 ये हैं, और 3 2 जा 6, यानी 12 और 6 कितने हो गए बच्चों, 18। तो इधर की तरफ मैं क्या करने वाला हूँ, 18 H+ ऐड करूँगा। और क्योंकि यह क्षारीय माध्यम है तो जितने H+ मैंने ऐड किए हुए हैं उतने ही मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ OH- आयन भी ऐड कर दूंगा। क्लियर है। चलो अभी ये मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर फॉर्मेशन कर लेगा। और 3 वाटर इधर है तो एडजस्ट होके 15 हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो फाइनल इक्वेशन आएगी 3C4H4O6 -2 प्लस 5ClO3 माइनस प्लस 3 उधर हो जाएगा 18OH माइनस गिव्स, यहाँ हो जाएगा 12CO3 -2 प्लस 5Cl माइनस प्लस कितने बचेंगे बच्चों, 15 वाटर फॉर्मेशन हो जाएंगे। उधर की तरफ ये हो गया 15 H2O। चलो अभी चेक कर लेते हैं सारे बैलेंस। 4 चेक कर लेता हूँ मैं, 3 2 जा 6, 6 और 5, ठीक है। 6 + 5 नेगेटिव प्लस 18,
तो ये 24 और 5 29 नेगेटिव, इधर कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 और 5 29 नेगेटिव हो जाएगा। तो चार्ज बैलेंस है, सारे एटम बराबर हैं, इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन क्या है बच्चों, संतुलित हो चुकी है। तो सारे माध्यम में हमें OH माइनस आयन का ध्यान रखना है, बाकी स्टेप्स हमारी सेम है जैसे हम लोग एसिडिक के अंदर किया करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि एल्यूमिनियम और BiONO3 से रिलेटेड है। चलो क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले मैं। क्या है बच्चों, सेकंड के अंदर एल्यूमिनियम दिया हुआ है और BiONO3 दिया हुआ है और इधर की तरफ प्रोडक्ट में Bi दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है और AlOH माइनस दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। BiONO3 की बात करते हैं। ठीक है, तो BiONO3 कैसे होगा बच्चों, देखो BiONO3 को मैं क्या कर लेता हूँ, डिसोसिएट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस, तो इस पे क्या आएगा BiO प्लस आएगा। बोलो ठीक बात। अब यहाँ पे मैं x मेथड लगा लेता हूँ, x माइनस 2 बराबर 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि यहाँ पे जो बिस्मिथ है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, प्लस की 3 है। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में। नाइट्रोजन की बात करता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, प्लस की 5 आएगी। क्लियर, ऑक्सीजन वही -2 में है नॉर्मल। यहाँ बिस्मिथ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। यहाँ नाइट्रोजन की कितनी है, -3। यहाँ एल्यूमिनियम की कितनी है, +3। बाकी तो और किसी के चेंजेस यहाँ पे शो हो नहीं रहे। ठीक है, चलो अभी एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम बच्चों 0 से जा रहा है +3, तो 0 से अगर +3 जाएगा इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे चेंज शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीडेशन के साथ में। यहाँ पे क्या है बच्चों, बिस्मिथ जो है वो +3 से कितना जा रहा है, 0, यानी क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है। और नाइट्रोजन +5 से कितना जा रहा है, -3, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन जा रहा है। बिस्मिथ +3 से कितना जा रहा है, 0 जा रहा है, तो +3 से 0 यानी 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पर हो गया इसके लिए। और नाइट्रोजन +5 से -3, तो 5 और 3 8, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन का, यानी टोटल रिडक्शन 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। क्लियर है ना बच्चों। तो यहाँ पे टोटल रिडक्शन कितने की वजह से हो रहा है, 11। वही बिस्मिथ जो है वो +3 से 0 जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वहां पे, और नाइट्रोजन +5 से कितना आ रहा है, -3, तो 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज वहां हो रहा है, तो 8 और 3 कितने हो गए हमारे, 11। और ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम का ही केवल हो रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर आ जाएगा बच्चों 11 एल्यूमिनियम। ठीक है, 11 एल्यूमिनियम प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 3 BiONO3। क्लियर, 11 तो क्या हो गए हमारे, एल्यूमिनियम हो गए, और 3 क्या हो गए, BiONO3 हो गए। आगे प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो Bi है, NH3 है और AlOH है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अगली स्टेप में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे बैलेंस करने हैं। तो एल्यूमिनियम 11, यानी यहाँ मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 3, और बिस्मिथ भी कितना है, 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या बैलेंस करना है, अगली चीज ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो 3 और 1 4 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, और इधर कितने हो गए बच्चों, देखो 11 4 जा 44, तो 12 ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट में है, 44 ऑक्सीजन हमारे कहाँ है, प्रोडक्ट के अंदर है। तो कितना बचा जरा देखते हैं भाई, 12 22 32 42 32 मेरे ख्याल से रिमेनिंग होगा, 32 हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया बच्चों 32 वाटर ऐड। क्लियर, बहुत बड़ा वाटर नंबर मॉलिक्यूल आ गया, 32 वाटर ऐड कर दिया।
और ये हो गया हमारा क्या बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अगली स्टेप में हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बेटा 64 हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में है। प्रोडक्ट में देखते हैं 11 4 जा 44, ठीक है, 11 4 जा 44 तो हमारे इकलौते AlOH के कॉम्प्लेक्स में है, और 3 3 या 9 हमारे अमोनिया में है। तो ये हो जाएगा बच्चों 53, ठीक है, 9 4 13 का 3 और 4 और 1 5 53, और इधर की तरफ कितना है 64। तो इधर की तरफ हमें प्रोडक्ट की तरफ कितने ऐड करने हैं 11। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 11H+ ऐड कर दूंगा, और मैं जानता हूँ क्योंकि ये क्षारीय माध्यम है तो जितने H+ मैंने ऐड किए हुए हैं उतने ही क्या करने हैं मुझे OH- भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे OH- भी ऐड कर दिया। वाटर को मैं इसको वाटर बना के यहाँ पे एडजस्ट करने वाला हूँ। फाइनली जो मेरी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी ज़रा देख लो, BiONO3 प्लस 11H2O बनेगा ना, और इधर 32 है तो 1 गया तो 31 और 10 गए तो 21 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 21H2O, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में हमारा बचा 3Bi प्लस 3NH3 प्लस 11 AlOH होल 4 माइनस, क्लियर। अच्छा OH- रह गया, ये हमारे 11 OH- और यहाँ पे रहेंगे। टोटल चार्ज चेक कर लो, 11 नेगेटिव रिएक्टेंट में है और 11 नेगेटिव हमारा प्रोडक्ट में है, और सारे एटम्स हमारे बैलेंस हो चुके हैं। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है बच्चों, संतुलित हो चुकी है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी का एग्जाम्पल था ये, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि अलग अलग परमाणु के, है ना, अलग अलग यौगिक के अलग अलग परमाणुओं का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वहां पे परफॉर्म हो रहा था, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है जरा देखो। थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है H2O2 दिया हुआ है, Cl2O7 दिया हुआ है, H2O2, ठीक है, H2O2 प्लस Cl2O7 क्लियर गिव्स ClO2 माइनस प्लस O2। ये क्या हो गई बच्चों, हमारी इक्वेशन हमें दी है, इसको क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बच्चों +1 है, ऑक्सीजन कितना है -1 है। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन कितना हो जाएगा +7 के अंदर यहाँ पे आएगा, ठीक है, Cl2O7, और यहाँ पे जो क्लोरीन है उसकी कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और यहाँ पे क्लोरीन की कितनी आएगी +3, और यहाँ ऑक्सीजन कितना आएगा 0। देख लो एक बार सही तरीके से हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है कि नहीं निकाला है। अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर ही गलत निकाला तो आगे की स्टेप्स नो डाउट वहाँ पे पूरी गलत होती चली जाएगी। तो Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों +7 है, ClO2 माइनस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, O2 में 0 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन -1 से कितना जा रहा है बच्चों 0 जा रहा है, यानी इसका बेसिकली क्या परफॉर्म हो रहा है, रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ वाला ऑक्सीजन भी तो यहाँ जा सकता है, तो बेटा ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ वाला ऑक्सीजन H2O2 वाला जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन जनरली प्रोड्यूस करता है, तो वो हम O2 के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। और ये क्लोरीन जो है बच्चों +7 से कितना आ रहा है +3, यानी इसका क्या हो रहा है बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन -1 से 0 यानी ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन हो रहा है तो +7 से +3 यानी 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज, टोटल 2 एटम हैं यानी 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पर होगा। यहाँ बात करें तो -1 से 0 यानी 1 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा यहाँ पे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पे शो होगा। देख लो फटाफट, ये इलेक्ट्रॉन का चेंज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है बच्चों। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली और इलेक्ट्रॉन चेंज देख लिया। अभी इसके बाद क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा देखो 8 और 2 है, तो 8 और 2 है तो हमने यहाँ पे रेशो लेना है 4:1 का। तो 4 मल्टीप्लाई इधर होगा, 1 मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 4H2O2 प्लस 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, Cl2O7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ClO2 माइनस प्लस O2, ठीक है।
तो ये हो जाएगा अपना क्या, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, क्लोरीन तो तुमने यहाँ से देख के ये बैलेंस कर दिया। अब ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये ऑक्सीजन देखो आ कहाँ से रहा है, H2O2 से। तो जैसे अगर कोई दूसरा एटम होता तो इस एटम से इस एटम को आप बैलेंस करते, मान लो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम को तुम बैलेंस कर रहे होते। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये जो 4O2 है ना, तो यहाँ पे तुम्हें ये 4O2 बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। अच्छा सवाल है, ध्यान रखो इसको। क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो H2O2 है ये Cl2O7 के साथ रिएक्शन करके ClO2 माइनस और O2 फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा जैसे क्लोरीन 2 था तो तुमने यहाँ 2 की स्टाइकोमेट्री से गुणा कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बच्चों 4 O2 है, तो इधर क्या हो जाएगा, 4O2 फॉर्मेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, वो O2 बैलेंस करना है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिक नहीं पता होगी तो ये इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस नहीं होने वाली है, ठीक है। ये हमारा क्या बैलेंस हो गया, अभी तक सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए। अभी मुझे क्या बैलेंस करना है बच्चों, ऑक्सीजन। तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 8 और 7 ऑक्सीजन ये रहे, टोटल कितने हो जाएंगे 15 ऑक्सीजन। इधर की तरफ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। और 8 और 4 कितना हो गया बच्चों 12, ठीक है। 3 ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने जा रहा हूँ, प्लस 3H2O। अब वॉट ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा तो इधर हो जाएगा 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में हो जाएगा हमारे पास टोटल 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। तो मैं प्रोडक्ट में क्या करने वाला हूँ, 2H+ ऐड करूंगा, और क्योंकि क्षारीय माध्यम है तो जितने H+ मैंने ऐड किए हुए हैं उतने ही क्या कर दूंगा मैं, OH- आयन भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अभी फाइनलाइज करते हैं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा बच्चों 4H2O2 प्लस Cl2O7 प्लस 2OH माइनस गिव्स 2ClO2 माइनस प्लस 4O2 प्लस 3 और 2 5 H2O। सारे एटम्स चेक कर लो, चार्ज चेक कर लो, -2 चार्ज इधर है, -2 चार्ज इधर है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक जो लॉजिक था वो ये था H2O2 से आने वाले ऑक्सीजन को कैसे हमने बैलेंस किया, ठीक है। अगर वो लॉजिक तुमको नहीं पता होता तो ये इक्वेशन जो है तुम्हारी वो बैलेंस नहीं होने वाली थी, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आपको, Tl2O3 प्लस NH2OH प्लस NH2OH, और इधर क्या मिल जाएगा TLOH, ठीक है। और साथ में क्या मिल रहा है तुम्हें, N2 यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो Tl की कितनी हो जाएगी +3, ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। अभी NH2OH में देखते हैं तो NH2OH में बच्चों नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, देखो 2 और 1 3 प्लस, और माइनस का 2 या OH माइनस ले लो और NH2 प्लस ले लो, तो NH2 प्लस यानी 2 उधर जाके -1, ओवरऑल यहाँ पे कितनी आने वाली है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ Tl की, तो Tl की कितनी आएगी +1, और यहाँ नाइट्रोजन की कितनी आएगी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। Tl क्या हो गया बच्चों, +3 से कितना जा रहा है, +1 जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है वो भी चेक कर लेते हैं। तो +3 से +1 जा रहा है, +3 से +1 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज वहाँ पे हो रहा है, और 2 एटम हैं यहाँ पर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया 4 इलेक्ट्रॉन का। -1 से 0 यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज ही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चेंज हमने मेंशन कर लिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों Tl2O3 प्लस 4NH2OH gives TLOH प्लस N2, ठीक है। तो ये हमने क्या किया बच्चों, अभी तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनको छोड़कर बाकी सबको बैलेंस करूंगा।
तो Tl 2 है, यहाँ भी Tl कितना हो जाएगा 2, 4 नाइट्रोजन है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। ये हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो 4 और 3 7, इधर 2 है तो 5 बचा, तो इधर 5H2O हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 और 1 3 और 4 3 जा 12 हाइड्रोजन है, और इधर कितना हो जाएगा 2 5 2 जा 10 और 2 12 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन बैलेंस है तो H प्लस वहाँ मेंशन करने की तुम्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। टोटल चार्ज रिएक्टेंट में और टोटल चार्ज प्रोडक्ट में दोनों तरफ ही कितना है बच्चों, 0 है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोल रहा है वो ज़रा देखिए। 5 में बोल रहा है वो CuNH3 होल 4 प्लस 2 प्लस S2O4 minus 2 gives SO3 minus 2 प्लस कॉपर प्लस अमोनिया, ठीक है। ये हमें वो दे रहा है, हमें इसको क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, x प्लस 0 बराबर 2, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे +2 है। S2O4 माइनस 2 की बात करते हैं तो S2O4 माइनस 2 में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2.5 आएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। 2x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर 6/2 यानी कि 1.5, हाँ 1.5। S2O4 माइनस 2, S2O4 माइनस 2 के अंदर कितना रहा 1.5, 2x माइनस 8 बराबर -2 हो गया, 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6/2 और 6/2 कितना होता है बच्चों 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितनी आ रही है यहाँ प्लस की 3 हो जाएगी। यहाँ बात करते हैं 6 में से 2 गया 4 प्लस 4 हो जाएगा, कॉपर का 0 हो जाएगा, नाइट्रोजन का -3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का तो खैर चेंज हो ही नहीं रहा, वो लिखने की जरूरत भी वहाँ पे नहीं है। चेंज देखते हैं तो कॉपर +2 से कितना आ रहा है बच्चों 0 जा रहा है, यानी उसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है 2 इलेक्ट्रॉन का। सल्फर +3 से +4 जा रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है 1 और 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर सेम है तो रेशो 1:1 हुआ, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी तुम्हें नहीं है, यानी यही इक्वेशन हमारी होने वाली है, ठीक है। अब मैं एक बार और लिख लेता हूं ताकि उसमें हम लोग बैलेंस कर सकें। ये हो जाएगा CuNH3 होल 4 प्लस 2, ठीक है, प्लस S2O4 माइनस 2 गिव्स SO3 माइनस 2 प्लस कॉपर प्लस अमोनिया, ठीक है बच्चों। ये हो गई हमारी यहाँ तक। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे क्या हो जाएगा भाई, कॉपर की क्रॉस मल्टीप्लाई तो कुछ करना नहीं है, तो एलिमेंट्स बैलेंस करते हैं। कॉपर 1 बैलेंस, नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 1 तो नाइट्रोजन यहाँ हो जाएगा 4, सल्फर 2 सल्फर 1 तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो टोटल 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन की कमी है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 12 हाइड्रोजन ये हैं और 4 हाइड्रोजन ये हैं, यानी टोटल 16 हैं। इधर हो जाएगा 4 3 या 12, 4 बचे तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 क्या ऐड कर लेते हैं हम लोग H+, जितना H+ ऐड किए हैं उतने ही क्या करने वाला हूँ मैं OH- भी ऐड करूँगा, तो 4 OH- मैंने ऐड कर दिए दोनों तरफ। एडजस्ट कर लेते हैं, CuNH3 होल 4 प्लस 2 प्लस S2O4 माइनस 2, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे 2 वाटर है, वहाँ 4 बनेंगे तो ये 2 वाटर तो कट जाएंगे, तो 4 OH माइनस ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 4 OH माइनस गिव्स 2SO3 माइनस 2 प्लस कॉपर प्लस 4 अमोनिया प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। चेक कर लेते हैं एक बार। टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ -4 है, यहाँ ये 4 बचेगा, ये तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अभी लास्ट एक और बचा है हमारे पास 6 नंबर, वो और बैलेंस करते हैं एंड देन हम आगे कुछ और क्वेश्चंस के पैटर्न पर चलते हैं। तो देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, MnOH होल ट्वाइस। ठीक है, MnOH होल ट्वाइस दिया हुआ है हमें, प्लस MnO4 माइनस दिया हुआ है हमें, और प्रोडक्ट में मिल रहा है हमें MnO2। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ हमें उसने नहीं दिया हुआ है। तो इसमें किस तरीके से बैलेंस होगा ज़रा देखिए, तरीका वही है हमारा। ठीक है, Mn यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों, +2 में है, और यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में है, और यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, +4 में, यानी +2 से +4, यानी इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और ये +7 से कितना जा रहा है आपका, +4, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तरीका उसको 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ के लिख लो। तो ये हो जाएगा बच्चों MnOH होल ट्वाइस प्लस MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस MnO2, 2 बार लिख लिया, जैसे असमानुपातन में किया करते थे ना वैसे ही। अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, वैसे ये करने की जरूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं, खैर कोई नहीं, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो इधर आएगा तुम्हारा 3, ठीक है, और इधर आएगा तुम्हारा 2। अब यहाँ 3 मैंगनीज हैं तो 3 MnO2, और 2 मैंगनीज हैं तो 2 MnO2, तो वो मेरे ख्याल से तुम्हें तोड़ने की जरूरत भी वहाँ पे नहीं पड़ी। टोटल कितने हो जाएंगे वहाँ पे, 5 MnO2 हो जाएंगे ना। ओवरऑल जो चेंज होगा वो कितने MnO2 का होगा, 5 MnO2 का, 5 MnO2। चलो आगे देखते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 2 6 ऑक्सीजन, 4 2 8, 6 12 13 14, और उधर हो जाएगा 5 2 10। तो 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। 4 H2O मैंने ऐड कर लिए, तो 8 H+ हो गए उधर, और 6 हाइड्रोजन होंगे इधर। ठीक है, 6 इधर हैं और 8 उधर हैं, तो 2 बचा। तो मैंने इधर 2 H+ ऐड कर लिया, और जितने H+ ऐड करूँगा उतने ही क्या करने पड़ेंगे मेरे को, OH माइनस आयन भी ऐड करने पड़ेंगे। तो फाइनली जो इक्वेशन बचेगी वो है 3 MnOH होल ट्वाइस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस, देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, इधर 4 हैं तो इधर ही एडजस्ट करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 MnO2 प्लस 2H2O प्लस 2OH माइनस। ओवरऑल चार्ज चेक कर लो, ये हो जाएगी हमारी बैलेंस इक्वेशन। आई नहीं आई बच्चों बात समझ में? तो इस तरीके से क्या किया हमने बच्चों, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। चाहे अम्लीय माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम हो, कैसे बैलेंस करना है वो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। अभी एक दो और कुछ हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बच्चों नया चैप्टर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली में अलग से चैप्टर नहीं है, ये रेडॉक्स और मोल कंसेप्ट का एक कंबाइंड पार्ट है, तुल्यांक। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए तुल्यांक। तुल्यांक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो तुल्यांक या इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो है ये बेसिकली है क्या, जैसे आपने मोल पढ़ा था। ठीक है ना, मोल निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास, मोल निकालने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है, दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु है तो परमाणुवीय द्रव्यमान, और अगर अणु होगा तो आणवीय द्रव्यमान। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही तुल्यांक निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, और तुल्यांक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो पढ़ने से पहले
हम ये समझ लेते हैं कि भाई तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि तुल्यांकी द्रव्यमान जो है उसी की मदद से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तुल्यांक कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तुल्यांकी भार डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपको मोल निकालने के लिए मोलर मास पता होना चाहिए ना, वैसे ही क्या होता है तुल्यांक निकालने के लिए आपको तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो तुल्यांकी द्रव्यमान हमारा पहला टॉपिक है, हेडिंग लिखिए तुल्यांकी द्रव्यमान यानी कि इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चों, तुल्यांक, तुल्यांकी द्रव्यमान, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब तुल्यांकी द्रव्यमान होता क्या है आपका, तो देखो तुल्यांक, ये किसी भी तत्व को आप उठा लो, ठीक है, कोई भी तत्व ले लो, उस तत्व का कितना भाग, क्या बोला मैंने, उस तत्व के द्रव्यमान का कितना भाग आपका 1 भाग हाइड्रोजन या 8 भाग ऑक्सीजन या 35.5 भाग क्लोरीन या 108 भाग सिल्वर के साथ कंबाइन हो रहा है, वो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान कहा जाता है। नहीं है ये बात समझ में? देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो ऑक्सीजन है भाई अपना, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसका कितना द्रव्यमान, 8 ग्राम द्रव्यमान। कितना द्रव्यमान, 8 ग्राम द्रव्यमान। ठीक है, कितने सोडियम के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, तो ये हो गया देखो सोडियम। क्लियर? अब ऐसे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम द्रव्यमान होता है, तो 16/2 यानी 8 ग्राम। अब इस ऑक्सीजन के साथ कितने सोडियम इकट्ठे होंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2O होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, देखो ऑक्सीजन का कितना ग्राम हुआ मास, 16 ग्राम, और यहाँ कितना हुआ बच्चों, 2 × 23 ग्राम। लेकिन तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, सोडियम के 8 ग्राम द्रव्यमान के साथ में, सॉरी ऑक्सीजन के 8 ग्राम द्रव्यमान के साथ में दूसरे वाले तत्व का कितना द्रव्यमान क्या हुआ है, कंबाइन हुआ है, वो क्या कहलाता है, उस तत्व का तुल्यांकी भार कहलाता है। बोलो कुछ आया क्या समझ में? और समझते हैं। मान लो तुम्हें दिया है NaH सोडियम हाइड्राइड, ऑक्सीजन के केस में 8 ग्राम था, है ना, 8 ग्राम या 8 भाग था। हाइड्रोजन के केस में 1 भाग या 1 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ कितना है, 1, सोडियम कितना है, 23। तो यहाँ हाइड्रोजन के 1 ग्राम भाग के साथ सामने वाले तत्व का जितना द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाता है, उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। आई नहीं बात समझ में? कहीं से भी कैलकुलेट करो, कैसे भी कैलकुलेट करो, आंसर सेम आना चाहिए। क्लोरीन से देख लो, NaCl की बात करते हैं, NaCl होता है ना बच्चों, क्लोरीन कितना, 35.5 भाग, कितना, 35.5 भाग के साथ सोडियम कितना इकट्ठा हो रहा है, कितना कंबाइन होगा, 23। तो क्लोरीन के 35.5 भाग के साथ में सामने वाले तत्व का जितना भाग कंबाइन होता है वो क्या कहलाता है, उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। ठीक है, और देखते हैं, ये सब नोट कर लेना बाद में, अभी पहले डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं। और मान लो तुम कैल्शियम देखो, तो कैल्शियम का जो तुल्यांकी भार होता है 20 होता है ना। अभी उसको निकालने का डायरेक्ट तरीका ही बताऊंगा, डेफिनेशन समझा देता हूँ पहले। मान लो CaO है, ऑक्सीजन का कितना है देखो 16, कैल्शियम कितना है 40, तो इसके 8 भाग के साथ में, है ना, इसका कितना भाग कंबाइन हो रहा है वो क्या कहलाता है, उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में? तो ऑक्सीजन के केस में कितना भार, 8 भार। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में कितना, 8 भाग, और हाइड्रोजन के केस में कितना, 1 भाग, क्लोरीन के केस में कितना, 35.5 भाग, और क्या बचा, सिल्वर, सिल्वर के केस में कितना, 108 भाग। क्लियर है? तो लिखना जरा डेफिनेशन इसकी, किसी तत्व का तुल्यांकी भार, किसी तत्व का तुल्यांकी भार, ठीक है, किसी तत्व का
तुल्यांकी भार उस द्रव्यमान के बराबर होता है, उस द्रव्यमान के बराबर होता है जो वह 8 ग्राम ऑक्सीजन या 8 ग्राम भाग ऑक्सीजन, ठीक है, ग्राम में मत लिखो, 8 भाग ऑक्सीजन, 1 भाग हाइड्रोजन, 35.5 भाग क्लोरीन अथवा 108 भाग सिल्वर के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है, जुड़कर यौगिक बनाता है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लो। किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह भाग होता है जो वह 8 भाग ऑक्सीजन, 35.5 भाग क्लोरीन, 1 भाग हाइड्रोजन या 108 भाग सिल्वर के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है। क्लियर है? ये क्या है बच्चों, तुल्यांकी भार की परिभाषा है, किसी काम की नहीं है। ये नोट कर लो तुम एग्जाम्पल्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तुल्यांकी भार निकालने के फॉर्मूले समझते हैं। तो मैं इक्विवेलेंट मास E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इक्विवेलेंट मास जो है, इसकी जो यूनिट है बच्चों वो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास भी इसी का नाम होता है। ग्राम इक्विवेलेंट मास भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, ग्राम तुल्यांकी भार। क्या बोलेंगे, ग्राम तुल्यांकी भार बोल देंगे इसको, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो E होता है और इसका हम लोग GEM भी लिख देते हैं। हालांकि दोनों सेम चीजें हैं, डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं। यूनिट की बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको हम GM ग्राम और EQ इक्विवेलेंट से मेंशन करते हैं। तो यूनिट क्या है इसकी बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा तुल्यांकी भार की इकाई हो गई। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका पहला फॉर्मूला अगर परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु में तो तुम्हारा इक्विवेलेंट मास होगा दैट इज इक्वल्स टू परमाणुवीय भार, परमाणुवीय भार बटा संयोजकता, संयोजकता। क्या होता है बच्चों तुल्यांकी भार, परमाणुवीय भार बटा संयोजकता। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लो सोडियम परमाणु का तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना है। तो तुल्यांकी भार सोडियम का क्या होगा भाई, परमाणुवीय भार क्या होता है 23 और सोडियम की संयोजकता 1, यानी सोडियम का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 23 ग्राम इक्विवेलेंट। मान लो मुझे ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का परमाणुवीय भार होता है 16 बटा कितना कर दोगे 2, तो कितना आएगा इसका तुल्यांकी भार 8 आ जाएगा। मान लो तुम्हें इक्विवेलेंट द्रव्यमान निकालना है क्लोरीन का, तो इसका परमाणुवीय भार 35.5 और वैलेंसी 1 यानी कितना आ जाएगा 35.5। तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना है हाइड्रोजन का, परमाणुवीय भार 1, संयोजकता भी कितनी होती है 1 होती है। तुम्हें इक्विवेलेंट मास निकालना है सिल्वर का, परमाणुवीय भार 108 बटा 1 यानी कितना आ जाएगा 108। तो अब समझ में आ रहा है यहाँ पे हम यही पार्ट क्यों लेते थे, 35.5 ही क्यों ले रहे थे, ऑक्सीजन का 8 ही क्यों ले रहे थे, हाइड्रोजन का 1 ही क्यों ले रहे थे। अब आया कुछ समझ में, क्योंकि तुल्यांकी भार समान अनुपात में जुड़ते हैं। ये अभी हम आगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल केवल इतना ध्यान रखो, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना है 8 है, ठीक है। सोडियम का कितना है 23, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन, इन 4 का ध्यान रखो।
और बाकी किसी का ही बोले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मान लो तुमको बोला भाई उसने कि तुल्यांकी भार कैल्शियम का कितना होगा, तो कैल्शियम का परमाणुीय भार कितना होता है बच्चों 40 बटा क्या कर दोगे 2, यानी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, तुम्हें क्या करना है नॉर्मली वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तुम्हें वहाँ पे परमाणुीय भार पुट करना है और नीचे की तरफ क्या पुट करना है, तुम्हें संयोजकता पुट करनी है। जैसे संयोजकता पुट करोगे प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है, ठीक है बच्चों। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है, ठीक है। तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तुम्हें क्या मिल जाएगा वहाँ पे, तुल्यांकी भार मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है, किसके लिए अप्लाई करना है बच्चों, जब तुम्हें परमाणु दिया गया हो, क्योंकि परमाणु का ही तो परमाणुीय भार होगा ना भाई, ठीक है। तो तुल्यांकी भार क्या होता है परमाणुीय भार बटा संयोजकता, ठीक है। दूसरा, अब मान लो तुम्हें किसके लिए निकालना है, आयन के लिए निकालना है। तो आयन के लिए बच्चों क्या होता है तुल्यांकी भार, आयन के लिए तुल्यांकी भार होता है आयन का द्रव्यमान, आयन का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अपॉन आवेश। क्या बच्चों, आवेश, जो भी आयन पे आवेश है वो तुम वहां पुट करोगे, क्या मिल जाएगा तुम्हें, तुल्यांकी भार। मान लो तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना है बच्चों किसका, S-2 का, किसका S-2 का, यानी आयन क्या दिया हुआ है तुम्हें, S-2 आयन दिया हुआ है। अब वहां पे अगर तुम देखो तो सल्फर का है ना, S-2 का भार कितना होगा बच्चों, 32 ही होगा। आयन का भार कितना है 32 और आवेश कितना है 2, यानी यहाँ पे इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 16 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। मान लो तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना है OH- का, तो 16 और 1 17 बटा 1, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। मान लो तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना है SO4-2 का, तो कितना हो जाएगा बच्चों 64 और 32, 4 2 6 6 3 9, 96/2, यानी कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। मान लो तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना है CO3-2 का, तो हो जाएगा 60/2, यानी कि 30 हो जाएगा। मान लो तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना है PO4-3 का, ये हो जाएगा बच्चों 95/3 है, कैलकुलेट करके देख लो भाई, 31 64 और 31 कितना हो जाएगा 95/3। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में। तो किसी आयन का तुल्यांकी भार की अगर तुम बात करो तो उस आयन का तुल्यांकी भार कैसे फाइंड आउट करना है भाई, हमको क्या करना है, आयन का द्रव्यमान ऊपर रखना है और नीचे क्या रखना है, हमें आवेश रखना है। हमें बहुत ही आसानी से क्या मिल जाएगा बच्चों, तुल्यांकी भार मिल जाएगा आयन का। क्लियर। तो ये दो थे। अब देखो यहाँ पे परमाणुीय भार और संयोजकता और यहाँ आयन का द्रव्यमान और आवेश, कुल मिला के ऊपर की तरफ तुम्हें क्या पुट करना होता है, द्रव्यमान, और नीचे संयोजकता। इन दो केस के अंदर वहां संयोजकता और यहाँ आयन का क्या हो जाएगा, आवेश। अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हम तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना सीखेंगे वो अणुओं का सीखेंगे, है ना। परमाणु का मैंने बता दिया, आयन का मैंने बता दिया, अब मैं अणु की बात करने जा रहा हूं। अणु में भी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, 3rd नंबर डाल के अणु का तुल्यांकी भार, अणु का तुल्यांकी भार, ठीक है बच्चों। तो अणु के तुल्यांकी भार की अगर मैं बात करूं तो अणु का जो तुल्यांकी भार होगा उसमें हम 3 केस बनाएंगे। केस नंबर 1, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, केस नंबर 1। पहला जो केस है बच्चों वो किसके लिए है, लवण के लिए है, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है, हालांकि मैं इसको कंसंट्रेशन टर्म जब हमने पढ़ा था ना मूल कंसेप्ट में, वहां पे भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं,
तो यहाँ पे मैं हल्का सा आइडिया और आपको दे देता हूँ ताकि आपको दोबारा से रिवीजन हो जाए, क्योंकि पूरा इक्विवेलेंट के अंदर कंसेप्ट है, वहाँ हमें नॉर्मेलिटी में आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए मैंने वहाँ पर यूज में लिया था। तो अगर लवण की बात करें ना बच्चों, एक जनरल फॉर्मूला ही लिख देता हूं पहले। तो यहाँ पे जो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट मास का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, बटा वैलेंसी फैक्टर। अब ये जो वैलेंसी फैक्टर है ना, ये एक जनरल टर्म है। परमाणु की संयोजकता जो थी वो भी वैलेंसी फैक्टर थी। वैलेंसी फैक्टर में बहुत सारी चीजें होती है। अगर किसी परमाणु के लिए वैलेंसी फैक्टर की बात करो तो वो उसकी संयोजकता होती है। किसी आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर की बात करो तो वो आयन का आवेश होता है। और अणु में वैलेंसी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो अलग अलग होगा। जैसे पहला केस हम पढ़ेंगे अभी लवण में, ठीक है। तो केस नंबर 1 कौन सा है हमारा, लवण। तो लवण की अगर मैं बात करूं तो बच्चों लवण में जो वैलेंसी फैक्टर होगा ना वो क्या होगा, धनायन और ऋणायन के आवेश का एलसीएम। लवण में बच्चों वैलेंसी फैक्टर जिसको मैं V.F से रिप्रेजेंट करूंगा पूरी केमिस्ट्री में, तो V.F क्या होगा, धनायन तथा ऋणायन के आवेश का एलसीएम। बोलो आई नहीं आई बात समझ में। एलसीएम लेना है धनायन और ऋणायन के आवेश का। क्या मतलब है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो NaCl दिया हुआ है आपको और बोला कि भाई NaCl का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो NaCl को विखंडित कर दीजिए, Na+NCl- में हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब तुम्हें इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका, NaCl का। तो NaCl का बच्चों इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, देखो मोलर द्रव्यमान पुट करो 58.5 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एक और एक का एलसीएम कितना होता है, एक ही होता है। तो कितना आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार, 58.5 आ जाएगा। मान लो इक्विवेलेंट वेट तुम्हें कैलकुलेट करना है CaCO3 का। तो CaCO3 का मोलर द्रव्यमान ऊपर पुट किया यानी 100 हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे CaCO3 को आयनों में विखंडित करो तो कैल्शियम +2 बनेगा और कार्बोनेट आयन बनेगा। तो भाई मुझे लगता है ये सब डिसोसिएट करना तो आपको आता ही होगा। तो CaCO3 को अगर मैं तोड़ूंगा तो कैल्शियम +2 बन जाएगा और CO3 -2 बन जाएगा। यानी कितना आवेश, 2 और 2 का लोगे तो कितना एलसीएम आएगा बच्चों, 2 आएगा। यानी इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हाँ, मान लो तुम्हें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जरा तोड़ो। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर तुम तोड़ोगे ना CO2 को, तो CO2 कैसे टूटेगा, देखो ये जाएगा कार्बन +4 और ये जाएगा ऑक्सीजन -2, है ना। कार्बन +4 और ऑक्सीजन -2 जाता है हमेशा। तो या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो कार्बन का +4 आएगा, वैसे इसको सीधे आयनों में तोड़ सकते हो। इधर +4 जाएगा, इधर -2 जाएगा। तो 4 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 44/4 बराबर 11। यानी इसका तुल्यांकी भार कितना निकल के आएगा, 11 आ जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में। और देखते हैं, मान लो तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना है Na2SO4, ये लेते हैं Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। तो Na3PO4 को आयनों में तोड़ लो सबसे पहले। Na3PO4 कैसे विखंडित हो जाएगा, 3Na+ जाएगा और PO4 -3 जाएगा। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार हम कैलकुलेट करेंगे Na3PO4 का, ठीक है। तो PO4 का तो 95 और 23 है ना, 23 × 3 3 9 3 6 95 9 5 14 का 4 9 10 16 164। ये हो गया बच्चों 164/3, क्लियर।
तो ये क्या किया हमने, मोलर द्रव्यमान बटा एलसीएम ले लिया धनायन और ऋणायन का। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, फिक्स पैटर्न है। अगर हमारा लवण है तो लवण के अंदर जो हमारा तुल्यांकी भार होगा वो तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है बच्चों, मोलर द्रव्यमान बटा आवेश के, ठीक है ना, आवेश सॉरी, यहाँ पे क्या होगा इस केस में आपका एलसीएम आ जाएगा किसका, धनायन और ऋणायन का। क्लियर है। तो ये तो हो गया केस 1 लवण का। अभी हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है बच्चों, हमारा अम्ल दिया हुआ है। तो अगर मैं अम्ल की बात करता हूं तो अम्ल के केस में हमें क्या करना है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर अगर यहां आप बात करें तो वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन की संख्या के बराबर हमारा क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। किसके बराबर होता है, H प्लस आयन की संख्या के बराबर हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, तो कितने H प्लस आयन है हमारे अम्ल में, उस पर डिपेंड करता है कि उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको H2SO4 का। किसका निकालना है बच्चों, H2SO4 का। तो यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले तो H2SO4 को देखो, H2SO4 आपका कैसे डिसोसिएट होता है। तो H2SO4 जो है ये कितने H प्लस आयन देता है, 2 H प्लस आयन देता है और SO4-2 आयन देता है। क्यों, ऐसे ही डिसोसिएट होता है ना। तो यहाँ पे तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना है किसका, H2SO4 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान पुट करोगे 98 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 49, यानी H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 49 आ जाएगा। क्लियर। चलो अभी ये तो हो गया हमारा केस 2 के अंदर H2SO4 का। मान लीजिए HCl की कहानी है। तो HCl अगर आप देखो तो HCl कितने H प्लस आयन देगा, 1 H प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन में ये विखंडित होगा। अब मान लो तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना है किसका, HCl का। तो यहाँ कितना हो जाएगा 36.5, कितना H प्लस आयन दे रहा है ये 1, तो कितना हो जाएगा 36.5/1 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो तुम्हें दिया है H3PO4, तो H3PO4 कैसे डिसोसिएट होगा, 3H प्लस PO4 -3 के अंदर ये हमारा टूटता है। ठीक है ना। तो 3H प्लस और PO4 -3 का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे कि 3H प्लस आयन ये दे रहा है। तो अगर यहाँ पे तुल्यांकी भार तुम्हें निकालना है H3PO4 का, तो ये हो जाएगा बच्चों 98/3, क्योंकि कितने H प्लस आयन दे रहा है, ये 3H प्लस आयन दे रहा है। एक यहाँ बच्चों एसिड के अंदर एक्सेप्शनल केस भी चलता है और वो एक्सेप्शनल केस है हमारा H3PO3 का। किसका है बच्चों, H3PO3 का। H3PO3 की अगर तुम बात करो ना, तो ये कैसे टूटता है तुम्हारा, 3 तो इसमें H प्लस मिलते हैं और एक क्या मिलता है, 2 क्या मिलते हैं इसमें, H प्लस मिलते हैं और PO3-2 इसके ऊपर आवेश आता है। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझो। मैंने बोला H3PO3 की अगर तुम बात कर रहे हो तो H3PO3 टूटता कैसे है, 2 H प्लस आयन देता है। अब देखो ये तुम बोलोगे कि सर बाकियों में तो जितने हाइड्रोजन दिख रहे थे उतने में ही ये डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि ये डिसोसिएट नहीं होता। तो इसके लिए बच्चों मैंने लॉजिक बताया हुआ है, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसमें जितने OH ग्रुप अटैच होते हैं उतने ही क्या करता है, ये H प्लस आयन रिलीज करता है। तो मान लो H2SO4 की अगर मैं कहानी देखता हूं तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हो गया OH ग्रुप डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो कितने OH ग्रुप हैं तुम्हारे, 2 OH ग्रुप है। तो ये कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, 2 H प्लस आयन रिलीज करता है। आ रही है ना बात समझ में, ये देखो ये 2 H प्लस आयन रिलीज करता है। ये HCl में तो सीधा सीधा दिख रहा है 1 H प्लस आयन। H3PO4 का स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं, H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OH, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया H3PO4। तो कितने OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है। तो कितने H प्लस आयन रिलीज करेगा, 3 H प्लस आयन ये रिलीज करेगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 3 और इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो ये डिपेंड करता है कि आपके वो कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है, और कितने H+ आयन रिलीज होंगे ये डिपेंड करता है कि कितने OH ग्रुप वहां पर हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं H3PO3 की, तो H3PO3 में क्या होता है समझो, ये होता है H3PO3 का स्ट्रक्चर। अब ये वाला हाइड्रोजन थोड़ी ना तुम्हारा रिलीज हो जाएगा भाई, कितने OH समूह है, 2 OH समूह है, 2 OH समूह है, तो कितने रिलीज हो करेगा ये 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 2H+ हो जाएगा। क्लियर? तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना आएगा, 2 आएगा। तो यही मैं तुम्हें बता रहा था कि यहाँ पे ध्यान रखो, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बच्चों, 2 होता है। ठीक है ना, तो 2 होता है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे। तो इक्विवेलेंट मास H3PO3 का कितना हो जाएगा, पहले तो मोलर मास निकाल लो भाई। फास्फोरस का 31, 3 ऑक्सीजन का 48, 3 हाइड्रोजन का 3, 8 9 10 11, 12 का 2, 4 4 8, 82/2 यानी कि 41 क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। क्लियर है? और इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप, बहुत सारे जितने भी एसिड हैं उन सभी एसिड्स के लिए कैलकुलेशन ले सकते हैं। क्लियर? ये H2SO4, H3PO3, H3PO4, बहुत सारे होते हैं बच्चों। H2SO5 भी होता है। H2SO5 का स्ट्रक्चर ये होता है, देखो H2SO5, ठीक है, 4 हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज होता है। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया है जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है, तो इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर, 2। तो अगर तुम इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ H2SO5 काउंट कर लेना, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, अम्ल के अंदर वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होता है अम्ल के अंदर वैलेंसी फैक्टर, कि भाई वो आपका कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है उस पे डिपेंड करता है उसका वैलेंसी फैक्टर। अगर वो एक H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा हमारा, 1 होगा। अगर 2 H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। अगर 3 H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं हम किसकी, बेस की। अगर मैं बेस की बात करूं, ठीक है, तो बेस के अंदर हमारा, बेस अगर है तो बेस के अंदर हमारा, बेस यानी क्या हो गया, क्षार, तीसरा केस क्षार। अगर मैं क्षार की बात करता हूं तो क्षार के अंदर वैलेंसी फैक्टर जो होता है ना, वो नंबर ऑफ OH- आयन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ OH- आयन पर। जितने OH- आयन होंगे उतनी ही क्या होगी, उसकी वैलेंसी फैक्टर होगा। तो बहुत ही सिंपल, मान लो NaOH दिया हुआ है भाई। अब NaOH जरा बताओ कितने OH- आयन रिलीज करेगा, ये Na+ रिलीज करेगा और OH- आयन रिलीज करेगा, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब किसी ने तुमसे बोला कि भाई बताओ इसका तुल्यांकी भार क्या होगा NaOH का, तो भाई तुल्यांकी भार क्या होगा, मोलर द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटा नंबर ऑफ OH- आयन, तो 40/1 हो जाएगा। मान लो तुम्हें किसी ने बोला कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार बताओ, तो कैल्शियम +2 और 2 OH- आयन में टूट जाएगा, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आने वाला है इसका, 2 आने वाला है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा तुम्हारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकाल लो भाई, 40, 17 दूनी 34, OH का हो गया 17, 17 दूनी 34 और 40 यानी कि 74। तो ये हो जाएगा बच्चों 74/2 यानी 2 3 6 2 7 14 37 ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों अभी तक हमने तुल्यांकी भार की परिभाषा देखी। तुल्यांकी भार की परिभाषा के बाद हमने ये समझा कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए सबसे पहले हमने परमाणु के बारे में देखा कि परमाणु में कैसे कैलकुलेट करना है। फिर हमने आयन में देखा, तो परमाणु में जो वैलेंसी फैक्टर, ऊपर तो परमाणुीय भार आता है, नीचे वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, संयोजकता होता है। अगर आयन की बात करें तो आयन के अंदर जो हमारा ऊपर क्या आता है, आयन का भार आता है, नीचे वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, आयन के ऊपर आवेश। तीसरा हमने क्या देखा बच्चों, कोई भी अणु अगर दिया है तो उस अणु में हम लोग किस तरीके से
इक्विवेलेंट मास ज्ञात कर सकते हैं। तो ऊपर तो मोलर द्रव्यमान आता है, नीचे वैलेंसी फैक्टर। अगर वो लवण है तो लवण के अंदर आपका धनायन तथा ऋणायन के आवेश का एलसीएम आता है वैलेंसी फैक्टर की जगह पर। अगर अम्ल है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन आता है। अगर क्षार है तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन आता है। अभी तक हमने ये इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करना सीखे। तो बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। तो बच्चों, ये हो गए हमारे ऑक्सीडेशन इक्विवेलेंट मासेस यहाँ तक कैलकुलेट। अभी एक अगला हम बढ़ने जा रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में कैसे तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है। तो अगली हेडिंग डालो, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में, रेडॉक्स अभिक्रिया में तुल्यांकी भार, रेडॉक्स अभिक्रिया में तुल्यांकी भार। ठीक है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में कैसे हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना होता है। तो उसमें देखो, इलेक्ट्रॉन का चेंज जो होता है ना बच्चों, वो वैलेंसी फैक्टर होता है। तो इसमें ध्यान रखो, हमारा जो वैलेंसी फैक्टर होता है दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन। इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। तो मान लो आपको दिया हुआ है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। क्या है बच्चों इक्वेशन? Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब यहां पर कुछ नहीं, बैलेंस कुछ भी नहीं करना तुम्हें। यहां पर क्या है, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहां मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। तो 0 से +2 यानी कितना हो गया तुम्हारा, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीकरण हो गया। अब किसी ने बोला कि भैया तुल्यांकी भार ज्ञात करो मैग्नीशियम का इस रेडॉक्स अभिक्रिया में। तो तुम क्या करोगे, ऊपर तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान पुट कर दिया तुमने 24 बटा नीचे क्या पुट कर दिया तुमने, इलेक्ट्रॉन का चेंज, यानी कितना हो गया बच्चों 2, कितना आ गया 12। तो मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार कितना आ गया यहाँ पे, 12 आ गया। मान लो तुमसे वो किसी ने बोला कि भाई तुल्यांकी भार ज्ञात करो ऑक्सीजन का यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन का तुम्हें क्या ज्ञात करना है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार देखो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0, यहाँ कितनी है -2। तो कितना परिवर्तन हो रहा है भाई, 0 से -2। लॉजिक वैसे ही इस्तेमाल करो जैसे करते आए हो, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। 0 से -2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, 4। तो मोलर द्रव्यमान पुट करो, 16 दूनी 32, 32 बटा 4 कितना आएगा आंसर, 8 आएगा। आई नहीं आई कहानी समझ में? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ खास इसमें दिमाग लगाना नहीं है, हैं? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जिसमें दिमाग नहीं लगाना और आंसर भी आ जाए। ठीक है ना? तो चलो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के और फिर उनमें ऑक्सीडेशन इक्विवेलेंट द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है वो देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का अभी और एग्जांपल्स हम लोग इसके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है, कार्बन, अच्छा मैं इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देता हूं। 3 कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी ना बच्चों, कौन कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन
और असमानुपातन अभिक्रिया यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तीनों में हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो जरा हम लोग समझते हैं। तो पहला हम किसके अंदर देखने जा रहे हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर अगर हम तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना सीखें तो वो मैंने एग्जाम्पल हालांकि अभी एक लिया है, एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूं। C+O2 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा CO2 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन का 0, ऑक्सीजन का 0, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ कार्बन 0 से कितना आ रहा है, +4 जा रहा है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और यहाँ 0 से कितना जा रहा है, ये -2 जा रहा है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज शो होगा। अभी इक्विवेलेंट मास निकालना है तुम्हें, मान लीजिए कार्बन का, तो मास पुट करो कार्बन का और चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। यानी तुल्यांकी भार कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। ऐसा नहीं है कि तुल्यांकी भार फिक्स है। देखो तुल्यांकी भार क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिकल है ना, एक्सपेरिमेंटली इंफॉर्मेशन देता है कि कितना भाग इस्तेमाल हो रहा है। मोलर द्रव्यमान तो फिक्स होता है ना, तुल्य एटॉमिक द्रव्यमान भी फिक्स होता है, लेकिन तुल्यांकी भार फिक्स नहीं होता। देखो उसका एग्जांपल, C+O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड है। मान लो ऊपर तो पूर्ण दहन हो रहा है, नीचे पूर्ण दहन नहीं हो रहा, वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, अपना अपूर्ण दहन हो रहा है। तो अपूर्ण दहन की वजह से क्या है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ ऑक्सीजन की है 0, यहाँ कितनी है +2, यहाँ ऑक्सीजन की है -2। तो यहाँ 0 से कितना जा रहा है आपका +2, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। यहाँ क्या है 0 से -2, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। आ रही है ना बात समझ में। अब तुम्हें बोला यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करो कार्बन का, तो ये कितना हो जाएगा 12/2, यानी यहाँ तो आ गया तुम्हारा 6। हाँ नहीं है बात समझ में। तो इक्विवेलेंट मास कोई फिक्स नहीं होता है, इक्विवेलेंट मास जो है वो बदलता रहता है, वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है। तो कॉपी के ऊपर स्टार मार्क करके लिख लो, परमाणुवीय भार कॉमा मोलर द्रव्यमान, परमाणुवीय भार कॉमा मोलर द्रव्यमान नहीं बदलते हैं, कॉमा किंतु तुल्यांकी भार बदलता रहता है, किंतु तुल्यांकी भार बदलता रहता है। क्या बोला मैंने, परमाणुवीय और मोलर द्रव्यमान तो नहीं बदलता, किंतु तुल्यांकी भार क्या होता रहता है बच्चों, बदलता रहता है। क्लियर है। यहाँ इक्विवेलेंट मास कार्बन का कितना है 6, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन। तो यहाँ कितने 2 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन है, जबकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन है, तो उस पर डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे मान लो इक्विवेलेंट वेट किसी ने पूछा ऑक्सीजन का कितना होगा, और यहाँ पे पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होगा, तो देखो यहाँ पे तो दोनों तरफ सेम ही आएगा, 8 आएगा। क्यों, क्योंकि 32 मोलर द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, ये थी हमारी इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, आई थिंक समझ ही गए होंगे। अगला है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रियाओं में। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में अगर तुम्हें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो वो भी ऐसे ही ज्ञात करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे भाई KClO3 ले लेते हैं। KClO3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये देता है बच्चों KCl, और ऑक्सीजन के अंदर ये टूट जाता है। मान लो बैलेंस नहीं कर रहा मैं। अब यहाँ पर पोटेशियम +1 है, क्लोरीन का कितना है +5 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है -2 है, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन का कितना है -1 है, और ऑक्सीजन का कितना है 0। तो क्लोरीन बच्चों +5 से कितना जा रहा है, -1 जा रहा है। तो +5 से -1 यानी क्लोरीन का क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। ऑक्सीजन -2 से कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन चेंज है। तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों,
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चेंज सेम ही आएगा, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन चेंज तुम्हारा अलग अलग आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन चेंज क्या होगा तुम्हारा सेम ही आता है, ठीक है ना। तो KClO3 से क्या कन्वर्जन हुआ, KCl और O2, उसमें क्लोरीन जो है वो +5 से -1 चला गया और ऑक्सीजन -2 से 0 चला गया, तो रिडक्शन भी 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब तुम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने गए KClO3 का, तो भाई तुम रिडक्शन वाली वैल्यू चेंज डालो चाहे ऑक्सीडेशन वाला चेंज डालो, वो सेम ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, मोलर मास ऑफ KClO3 बाय 6 हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में, वो सेम ही आएगा चाहे रिडक्शन वाला डालो चाहे ऑक्सीडेशन वाला डालो। यहाँ तो इसमें क्या हो रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैलेंसी फैक्टर पुट करते थे। यहाँ तो सेम ही आना है आपका, ठीक है ना। अगला अगर मैं बात करूँ तो और हमारे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो आपने क्या लिया, P2O5 लिया, ठीक है। P2O5 को अभी तुमने क्या किया, गर्म किया, तो P2O5 को जब आप हीट करेंगे तो ये टूट जाता है बच्चों P2O3 प्लस ऑक्सीजन के अंदर। दिस इज ऑल्सो एन, ये भी क्या हो गया बच्चों, एक इंट्रामोलिकुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +5 है, यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, यहाँ -2 है, और यहाँ पर कितनी है बच्चों, 0 है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, +5 से कितना आ रहा है, +3 जा रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। तो भाई यहाँ पे +5 से जब +3 ये चला गया तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का। +5 से +3 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज फॉर पर एटम, और 2 एटम है तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, -2 से ये कितना चला गया, यहाँ पे 0 चला गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रिडक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 के 5 ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन में थोड़ी ना कन्वर्ट हुए हैं बच्चों, उसमें से केवल 2 ही तो गए हैं, तो हर ऑक्सीजन -2 से 0 है। भाई 3 तो देखो -2 से -2 में ही है, उनका तो कोई चेंजेस वहाँ पर हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है तुम्हारा 2 का चेंज हुआ है -2 से 0 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे आएंगे। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे तुल्यांकी भार निकालना है, तो हो गया, देखो तुल्यांकी भार P2O5 का कैलकुलेट करोगे, मोलर मास ऑफ P2O5 अपॉन 4 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, मोलर मास पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल। अब लास्ट जो है असमानुपातन यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में बच्चों एक थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे जब आप वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो वैलेंसी फैक्टर कैसे काउंट होता है जरा ध्यान दो। 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस 1 अपॉन रिडक्शन में परिवर्तित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बोला मैंने, 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू NO है ना, ऑक्सीडेशन में परिवर्तित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये तो है NO। NR क्या हो जाएगा, रिडक्शन में परिवर्तित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे बात समझ में। अब 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ये ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में ये ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ पे कंफ्यूज होते फिरते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्या निकालना है, वैलेंसी फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो चलो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उससे हम लोग समझेंगे
कि कैसे जो है ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, सपोज करो हमें H2O2 दिया हुआ है। H2O2 बच्चों कैसे कन्वर्ट होता है, H2O में कन्वर्ट होता है और हाफ ऑफ O2 के अंदर ये हमारा कन्वर्ट होता है। ठीक है, ध्यान से देखना एकदम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये -1 है, -1 से ये -2 गया और ये 0 गया। क्लियर है यहाँ तक? -1 से -2 माने रिडक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, -1 से -2 एक इलेक्ट्रॉन का चेंज फॉर पर एटम, हर परमाणु के लिए। कितने ऑक्सीजन के परमाणु है? 2, तो टोटल कितना चेंज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। पूरा निकालना है वहां पे, ऐसा नहीं तुम एक बोलो तो यहाँ कन्वर्ट हो रहा है एक वहां, ऐसा नहीं भाई, है ना। अभी -1 से 0 चेंज 1, 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीडेशन। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 वैलेंसी फैक्टर बराबर 1/2 + 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1/1, यानी वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया आपका यहाँ पे? 1 आ गया। अब तुल्यांकी भार निकाला तुमने H2O2 का, तो H2O2 का तुल्यांकी भार कितना होगा? 34/1, यानी कि 34 आ जाएगा। आई नहीं कहानी समझ में? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर क्या निकालते हैं हम? वैलेंसी फैक्टर बोल लो, चाहे तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने का ये हमारे पास तरीका होता है। क्लियर है बात? एक देखो, मान लो हमें दिया हुआ है I3 बच्चों मान लो कन्वर्ट हो रहा है I2 + I- के अंदर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो, ये भी क्या है? असमानुपातन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे K भी लिख सकते हो, KI3- है ना, KI3- गिव्स I2 + KI, या आयन की फॉर्म में रहने दो, जैसा भी आपको दे। अब यहाँ पे जो I3- है, इसमें I3- में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों? -1/3 है। I2 की कितनी है? 0 है। और यहाँ आयोडीन की कितनी है? -1 है। तो यहाँ -1/3 से 0 का परिवर्तन हो रहा है। तो -1/3 से 0 यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? -1/3 से 0 जाने में तुम्हें क्या करना है? +1/3 तो करना है। तो +1/3 यानी 1/3 का चेंज हो गया। टोटल परमाणु कितने यहाँ पे? 3, तो 3 × 1/3 यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ -1/3 से कितना है? -1 है। तो यहाँ क्या हो रहा है तुम्हारा? रिडक्शन। कितने का चेंज हो रहा है बच्चों? 2/3 का। -1/3 से -1 की तरफ जाओ तो कितने का चेंज हो जाएगा तुम्हारा? 2/3 का। टोटल परमाणु कितने हैं? 3, तो कितना हो जाएगा? 2। अभी वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर लो, 1/2। ठीक है, यहाँ कितना था? 2, यहाँ 1, 1/1, एलसीएम लिया 2, इधर आ जाएगा 3, यानी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2/3। अब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने गए तुम I3- का, तो मोलर मास तुमने पुट कर दिया I3- का अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2/3, सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इकट्ठा करके इनके। क्लियर? तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।